Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 22 मार्च 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि वो इसी चैनल का लिंक है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कल मैप में क्या देखा था। मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि कल आप लोगों को मैप में देखना है मोल्दोवा को। तो पहले हम लोग आज इसको मैप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज का नया क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं पहले जो मैंने पढ़ाया है, कल मैंने पूछा है क्वेश्चन, उसको मैं मैप में दिखा दूं। तो आप सबसे पहले देख पाओगे ये हो गया हमारा मैप। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं मोल्दोवा को और उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पर है ये कंट्री एग्जैक्टली लोकेटेड। तो चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है मोल्दोवा, यूरोप साइड में। ठीक है, यूरोप के अंदर ये कंट्री है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पहले यूरोप की कंट्रीज़ को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया के कंपैरिजन में देख लेते हैं। तो आप देख पाओगे ये है इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में मोल्दोवा कहाँ पर लोकेटेड है। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अब जूम इन करेंगे तो ये है मोल्दोवा एग्जैक्टली। अब देख पाओगे कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं जो कि यहाँ पर इससे शेयर करती हैं। तो आप लोग देख पाओगे इजीली यूक्रेन हो गया इधर की साइड, ये यूक्रेन हो गया, और यहाँ पर इधर रोमानिया हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कवर करते हैं मोल्दोवा के बारे में। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये है ब्लैक सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे ब्लैक सी से यहाँ पे टच करता है ये मोल्दोवा। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो मोल्दोवा है, ये जो कंट्री है वो एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ध्यान रखना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप कैपिटल ध्यान रख सकते हो, चिसिनाओ यहाँ पे कैपिटल है। इसका प्रेसिडेंट वगैरह यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। करेंसी कौन सी इस्तेमाल होती है, वो होती है मोल्दोवन लीव, यहाँ पे करेंसी यूज़ करी जाती है। उसके बाद रोमानियन यहाँ पे इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं आज आप लोगों को मैप में क्या जाकर देखना है। मैप में आज जाकर देखना है मोनाको को। ठीक है, बिस्किट का नाम नहीं है, ये भी एक यूरोप की कंट्री है, तो अच्छे से इसको मैप में देखना। मोनाको कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, ठीक है, किस किस से बाउंड्रीज को शेयर करता है, क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, क्या आपस में कोई सी वगैरह है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके बारे में अच्छे से एनालाइज कर लेना। फिर उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। ओके, चलो आज का सबसे पहला आर्टिकल अगेन म्यांमार के बारे में आया है। तो म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है ओवरऑल सभी लोगों को मालूम है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, नहीं मालूम है जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, म्यांमार के जो बॉर्डर हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अभी रेफ्यूजी क्राइसिस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है। तो म्यांमार के अंदर देखो, पहले अच्छा खासा वहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख पाओगे वहाँ पर अचानक से क्या हुआ है, ये 1 फरवरी की बात है, वहाँ पर मिलिट्री कू आ चुका है। मिलिट्री कू COUP इसकी स्पेलिंग है। इसका मतलब कि वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है और जो मिलिट्री है उसने यहाँ पर इस पॉलिटिकल पार्टी को हटा दिया है। अब मिलिट्री जो है अपना रूल कर रही है पूरी तरह से म्यांमार के ऊपर, सिंपल। ठीक है, अब ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लोग नहीं चाहते कि मिलिट्री की गवर्नमेंट आए वहाँ पर, और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि वापस से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी वही पार्टी वापस से आ जानी चाहिए। ठीक है, लोगों के पास एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए उस कंट्री के अंदर, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, डेली बेसिस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब क्या हो रहा है, म्यांमार के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, म्यांमार से छोड़कर निकल रहे हैं, म्यांमार को छोड़कर निकल रहे हैं। सोच रहे हैं यार अब रहने लायक ही जगह नहीं है, निकलकर आसपास वाली जगह में चले जाओ। जैसे कि इंडिया का मिज़ोरम जो है, आप कह सकते हो जो मिज़ोरम है ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, म्यांमार से। तो मिज़ोरम की साइड जा रहे हैं सब लोग, और इंडिया यहाँ पे पूरी तरह से जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे सेंट्रल है, सेंट्रल मना कर रही है मिज़ोरम से कि किसी को आप ले नहीं सकते अंदर।
ठीक है। एक तरीके से जो रेफ्यूजी है, रेफ्यूजी मतलब जो लोग हैं वो म्यांमार छोड़कर निकल रहे हैं दूसरे की शरण में आने के लिए, ठीक है। जो शरणार्थी बोलते हैं ना जिनको हम लोग, वो रेफ्यूजी कहलाते हैं। मतलब कि म्यांमार छोड़कर अब वो जब हमारे कंट्री के अंदर आ जाएंगे तो वो रेफ्यूजी कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो, अब बहुत सारे लोग एंटर करने वाले हैं, कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मिजोरम के अंदर बहुत सारे लोग, ऑब्वियस सी बात है, म्यांमार से एंटर कर चुके हैं। अब इन चीज़ को देखते हुए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा यहाँ पर नोटिस दे दिया गया कि कोई भी अभी क्या करना है, किसी को भी एज अ रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं देना है, किसी को भी नहीं बुलाना है कंट्री के अंदर। जो भी आ रहा है उसको डिपोर्ट कर दो, यानी कि वापस से भेज दो। इस तरह के स्टेटमेंट दिया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसी बात से जो मिजोरम है वो नाराज़ है, क्योंकि मिजोरम भी एक तरफ से बाउंड्री को शेयर करता है। मिजोरम कह रहा है कि हाँ यार, इंडिया एक इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है। इंडिया को मेंटेन करके चलना चाहिए था, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था। जो भी एज अ रेफ्यूजी एंटर कर रहा है भारत के अंदर, उन सभी को सपोर्ट करना चाहिए, उनको शेल्टर देना चाहिए, फूड प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है। इंडिया यहाँ पे ये गलत कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पर मिजोरम के द्वारा बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख पाओगे सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि म्यांमार के बॉर्डर को शट करा जा रहा है ताकि जो रेफ्यूजीज़ हैं वो एंटर ना कर पाएँ बाकी सारे स्टेट्स में, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी बाउंड्रीज पड़ती हैं, जो कि आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर एंटर ना कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है और रेफ्यूजी क्राइसिस क्या हो चुका है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। ये आर्टिकल में थोड़ी सी बात थी, मैंने आगे पीछे सबकी बात आप लोगों को बता दी है, ठीक है। जो भी यहाँ पर हम लोग 3-4 दिन से आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं वो सब भी मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आती है एक बैड न्यूज़। वो क्या है? कोविड-19 के अंदर स्पाइक देखने को मिल रहा है। जो कुंभ का मेला चल रहा है अभी आप लोगों को मालूम है हरिद्वार के अंदर, तो वहाँ पर डेली बेसिस पे 10 से 20 जो पिलग्रिम्स हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। तो आप कह सकते हो 10 से 20 पिलग्रिम्स डेली बेसिस पे कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये जो मेला चल रहा है कहाँ पर? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर ये मेला चल रहा है, ठीक है। तो एक चिंता वाली बात है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है आने वाले टाइम पर कोविड-19 के केसेस के अंदर हम लोग सर्च देख सकते हैं, लगातार तेजी से केसेस बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे केसेस बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे उत्तराखंड हो गया। अभी एक न्यूज़ आ रही है दिल्ली के अंदर भी डेली बेसिस पे पॉजिटिविटी रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ओवरऑल केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सभी जगह पर। उसके पीछे यहाँ पर आप एक और ये चीज़ क्या देखोगे, जो आज के टाइम पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, ठीक है। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी थे, क्योंकि ये जो पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं तीरथ सिंह रावत। इनके द्वारा क्या करा गया है कि कोई भी एंटर कर सकता है यहाँ पर, उसका कोई भी कोविड-19 टेस्टिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी भी चीज़ हो रही है कि कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं होगी, कोई भी जाकर विजिट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पॉजिटिव बंदा भी पहुंच गया तो वहाँ पर भी फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे फॉर्मर आप कह सकते हो जो फॉर्मर सीएम यहाँ पे बताया गया है, जो पहले वाले सीएम थे, उन्होंने लेकिन काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की सोची थी इन चीज़ों के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 2 पर देखोगे आप लोग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 2 नहीं 3 पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप दिल्ली के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप देखोगे हमने अभी बात करी उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर भी देखोगे कोविड-19 केसेस कंटिन्यू जो है बढ़ते नज़र आ रहे हैं। 823 फ्रेश इन्फेक्शंस देखने को मिला है और ये पॉजिटिविटी रेट 1% देखने को मिला है, ये दूसरे दिन लगातार पे। यानी कि अब आप देख पाओगे 3rd, 4th, 5th, यानी अगले दिन से कल परसों तरसों ये लगातार बेसिस पे बढ़ते हुए नज़र आने वाला है। और हम लोग यहाँ पर अब इसको कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, चिंता वाली बात है, सभी जगह पर जो है केसेस लगातार बढ़ने चालू हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। आप कहोगे डायरेक्ट पेज नंबर 10 पर, हाँ तो बीच में जो पेजेस हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट जो 2 पेज है मेन एडिटोरियल और उसका अपोजिट एडिटोरियल, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इस पेज पे कौन कौन से आर्टिकल है। पहले तो आप लोग वही सारे आर्टिकल देख पाओगे। ये वाला आर्टिकल अभी हमने पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है, म्यांमार को लेकर कि वहाँ पर इसको बॉर्डर को शट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि जो केसेस है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। नाउ ये आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी आपके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर अभी जो बार्टर सिस्टम है ना वो कंटिन्यू है, वो जारी है। बार्टर सिस्टम हम बहुत पहले फॉलो करा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल अभी भी आप देख पाओगे आंध्र प्रदेश के अंदर कहीं कहीं होता है। क्या होता है बार्टर सिस्टम, मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले आप देख पाओगे, जो भी पहले हम लोग देख ही लेते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा।
देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, जब बंदा सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, यानी कि कोई पैसा का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मान लो इसको राइस की ज़रूरत, मान लो इसको फ़िश की ज़रूरत है, और इसको यहाँ पे कोई और सामान, यहाँ पे क्या समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप देख पाओगे, मान लो चिकन है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, इसको फ़िश की ज़रूरत है, इसको चिकन की ज़रूरत है। मान लो इसे चिकन खाना है, इसको फ़िश खानी है, इसके पास फ़िश है लेकिन, और इसके पास चिकन है, तो क्या करेंगे, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या हो गया, बार्टर सिस्टम इसी को कहते हैं हम लोग, जो दोनों की आपस में जो भी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बार्टर सिस्टम एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। अगर हम लोग बात करें, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, एक दूसरे से यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। मान लो किसी को भी ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो उसी तरीके का सिस्टम आंध्र प्रदेश में भी अभी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। आप लोग देख पाओगे, जो फॉरेस्ट में उगाया हुआ राइस हो गया, सॉल्ट हो गया, कुछ और कमोडिटीज़ हो गए, उन सबको एक्सचेंज करा जाता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर। आप देख पाओगे जो कौन कौन सी यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि आप देख पाओगे जो ट्राइबल वेमेन है बांडा से, ठीक है, जो मुरिया ट्राइबल वीमेन है वो एक्सचेंज करती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर ये बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है। मेन पर्पज़ यह है, ये बार्टर सिस्टम होता क्या है इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, तो आई होप आप लोगों को कवर कर लिया होगा आप लोगों ने। जो रमेश सिंह की बुक है इकोनॉमी की, उसके अंदर आप लोग को ये देखने को मिलेगा बार्टर सिस्टम। ठीक है, जो कि आप लोग इकोनॉमी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, आप मेंस के लिए पढ़ते हो आगे, तो उसके अंदर भी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई है अहोम वॉरियर आ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर मिलिट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये कहाँ पर गए हुए हैं, अभी आप लोगों को मालूम है इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसकी वजह से इलेक्शन रैली वगैरह सभी कुछ चल रहा है। होता है ना, इलेक्शन से पहले जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें चली रही हैं। तो आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे में, जो 17th सेंचुरी के आप देख पाओगे एक पॉपुलर पर्सन है जिनका नाम है अहोम जनरल लचित, एक सेकंड यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ, लचित बोरफुकान। तो ये एक सिंबल हैं किसके, इंडिया के आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट के। ठीक है, आत्मनिर्भर मिलिट्री के, सॉरी, मतलब क्या है कि जो ये पर्सनैलिटी है आज के टाइम पर आप देख सकते हो, उन्होंने अकेले दम पर बहुत कुछ किया था, तो इनको एज अ सिंबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं आत्मनिर्भर मिलिट्री, इंडिया की आत्मनिर्भर मिलिट्री के तौर पे हम लोग इनका सिंबल यूज़ कर रहे हैं। और इनका जिक्र पहले भी किया गया है, अभी आप लोगों को मालूम है 12 मार्च को आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसमें भी इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम इस्तेमाल किया गया था। ये एक फ्रीडम फाइटर हैं, और देख पाओगे इनके बारे में जो है मोदी जी ने बताया कि जो लाचित बोरफुकान जी हैं, ये वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट सन हैं, जिन्होंने पूरे आसाम को बचाया था। ठीक है, आसाम को बहुत सारी आउटसाइड फोर्स आ रही थी, तो वहाँ से बचाया था अपने स्वदेशी मूवमेंट इस्तेमाल करके। ठीक है, इन्होंने सेव किया। उसके बाद ये बताया गया अकेले दम पर इन्होंने बहुत कुछ किया था, तो उसी की वजह से यहाँ पर इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि जो सेल्फ सफिशिएंट है मिलिट्री के अंदर, वो काफ़ी बेटर है। तो आप देख पाओगे वही चीज़ बताई गई है। हम लोग आज के टाइम पर इन्हीं का यहाँ पे, इन्हीं से सीख कर जो है क्या हमने स्टेटस दिया है इंडिया को, इंडिया आत्मनिर्भर मिलिट्री। ठीक है, तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इनके बारे में जान लेना। ये एक फ्रीडम फाइटर है, आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी जा रही है CPWD के बारे में। CPWD टू ले 3 रोड्स नियर चाइना बॉर्डर इन लद्दाख। CPWD क्या है, यह है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। हम लोग 3 रोड्स की तरफ काम करने वाले हैं, जो कि कहाँ पर है, चाइना बॉर्डर के पास पर है। तो 3 रोड्स जो है हम लोग डेवलप करने वाले हैं। आप लोग देख पाओगे ये जो फ्लोटेड टेंडर है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है तैयार हो चुका है लगभग, यहाँ पर आप देख पाओगे टोटल है 212 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाने वाले हैं हम लोग इस मंथ में, और 3 हाई ऑल्टीट्यूड रोड्स बनाने वाले हैं, कहाँ पर, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, जो कि लद्दाख वाले रीजन में है। और ये जो प्रोजेक्ट है आप देख पाओगे, इसको दूसरा नाम दे दिया गया है, प्रोजेक्ट को टाइटल दिया गया है कि इंडो चाइना बॉर्डर फ्रॉम द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है टाइटल दिया गया है, और तीनों रोड का अलग अलग नाम का टाइटल दिया गया है। आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये तीनों के अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं, और फिर उसके बाद इनके बारे में बताया कि यहाँ पे कितनी कितनी लंबी रोड होने वाली है, कितना कितना पैसा इन पे खर्च करा जा रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इंडिया चाइना बॉर्डर पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, चलो
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन मत पालना। ये क्या है, अ होम वॉरियर, यानी कि जो ये पर्सनैलिटी है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, इनको हम लोग एज अ सिंबल इस्तेमाल करेंगे हमारी आत्मनिर्भर मिलिट्री के लिए, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पर नहीं है कुछ। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। तो अगेन कोविड-19 के बारे में बताया गया है। तो कोविड-19 के केसेस बहुत ही तेज़ी से नए नए और हाई बेसिस पर केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख पाओगे कि हमें लगभग साल भर होने वाला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब लॉकडाउन अनाउंस किया था, उसके बाद से आप देख पाओगे अब यहाँ पर काफ़ी टाइम तक तो बीच में सही चल रहा था, लेकिन मामला अब यहाँ पे लगातार तेज़ी से अचानक से केसेस के अंदर अपसर्ज देखने को मिला है। कौन कौन से एरियाज़ आप देख पाओगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, केरला। उसके बाद हमने अभी बात करें यूके के अंदर डेली बेसिस पे केसेस निकलने के शुरू हो चुके हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर डेली बेसिस पर केसेस निकलने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद बात करी गई है इंडिया और इजराइल मिलकर कोलैबोरेशन करके ये लोग काम कर रहे हैं, एक कोविड-19 वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन कोई इंजेक्शन वाली वैक्सीन नहीं। आप इसको ओरली, पिल जैसे गोली होती है ना, मेडिसिन होती है, वैसे आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये ओरल कोविड-19 वैक्सीन के बारे में यहाँ पर टेस्टिंग चली रही है। इंडिया और इजराइल साथ में कोलैबोरेट करके कर रहे हैं। तो आप लोग देख पाओगे उन्होंने डेवलप कर ली है एक ओरल वैक्सीन फॉर कोविड-19। इसमें क्या होगा, एक सॉलिड लाइक पिल होगी, कोई इंजेक्शन नहीं होगा, एक पिल होगी जो कि आपको एज इट इज़ नॉर्मल लेनी पड़ेगी। और इसका टेस्ट जो है एनिमल्स के ऊपर कंडक्ट करवा चुके हैं, और ये देखने को मिला है एनिमल्स में जब ये टेस्ट हुआ तो फिर इनफ जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी गई हैं, मतलब कि सही रहा है, ठीक है, टेस्ट। लेकिन अगर हम बात करें, अभी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं करी गई हैं, वेरीफाई नहीं करी गई हैं, क्योंकि अभी हमने ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल नहीं किया है। तो ये अब ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग करी जाएगी, फिर उसके बाद कुछ टाइम लगने वाला है। अगर काम सक्सेसफुली हो जाता है देन उसके बाद हम लोग इसको भी लॉन्च करने वाले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, ये वाला आर्टिकल हमने अभी कुछ दिन पहले कवर किया था। तो बेसिकली क्या है, अभी हाल ही में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उनके द्वारा बोला गया कि जो भी जजेस होंगे वो ज़्यादा आप कह सकते हो वुमेन के प्रति स्टीरियोटाइप्स कमेंट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा, एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, बॉब्डे साहब, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट यूज़ कराया गया था। एक केस आया था, तो उसमें यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया था कि जो एक कह सकते हो कि एक रेपिस्ट था, ठीक है, जिसने एक छोटी सी लड़की का, माइनर लड़की का रेप किया था। तो इनके द्वारा जब ये केस पहुंचा तो इनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि भाई शादी करोगे, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया था। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट वगैरह सुनाया कि अब जजेस को क्या है, ये सारी चीज़ें कहना अलाउ नहीं है, स्टीरियोटाइप कमेंट्स यूज़ करना अलाउ नहीं है। और हमने अभी पहले कुछ दिन पहले कवर किया था कि उसमें और क्लियरली बताया गया था, क्या क्लियरली बताया गया था कि जो अब जजेस हैं उनको ये नहीं कहना कि हाँ छोटे कपड़े पहन रही है लड़की या नहीं, ड्रिंक कर रही है, ठीक है, स्मोक कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टीरियोटाइप कमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद आप देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस तरीके का स्टेटमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि जो वेमेन है वो अफेक्ट हो, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाओगे मार्च 8 की बात है, जो चीफ जस्टिस हैं इनके द्वारा ये एक्सेप्ट भी किया गया है कि हम लोग जो भी इनके द्वारा बोला गया है वो मिस कोट करा गया है, ठीक है। बाहर इन्होंने कुछ, इनका कहने का कुछ और मतलब था, उसको मिस कोट कर लिया गया है, इनके द्वारा ये बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर कोई यहाँ पे रेपिस्ट वगैरह आता है तो ऐसा ना हो कि हम लोग क्या कहें कि भाई उससे शादी कर लो। इस तरीके की सिचुएशन आज तो हम लोगों ने ऐसे सुनाई दे चुका है। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है जजेस को रिफ्यूज़ कर दिया गया है कि अब यहाँ पर ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हाल ही में अगर हम अपने इतिहास देखें तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो अब उनको पूरी तरह से कंट्रोल करा जा रहा है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 13, पूरा एडवर्टीजमेंट है, 13 पेज और 14 पेज तो आप लोग इजीली छोड़ सकते हो। नाउ आएंगे पेज नंबर 14, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो मंडे है, मंडे में यहाँ पे पेज नंबर 14 आया है, वरना तो हमारा 13 रहता है। क्यों, मंडे में एक आध पेज बढ़ जाता है, जैसे कि एजुकेशन प्लस का पेपर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगेन म्यांमार के बारे में बताया गया। जो प्रोटेस्टर्स हैं, एक प्रोटेस्टर्स नहीं कहेंगे, प्रोटेस्टर है, ठीक है, किसी प्रोटेस्टर को मार दिया गया है, ठीक है, उसके ऊपर गोली चला दी गई है, और 2 ऑस्ट्रेलियन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है म्यांमार के अंदर। तो मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है आज के टाइम पर, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद आप देख पाओगे ये है पिक्चर, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, वो सब पार्ट ले रहे हैं रैली के अंदर कि हाँ हमें नहीं चाहिए ये मिलिट्री गवर्नमेंट, वापस से जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए कंट्री के अंदर। इस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है अभी तक। नाउ यहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलियन को भी अंडर हाउस अरेस्ट कर रखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ओके,
और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे क्या बात करी गई है। फिलीपींस ने यहाँ पे एक्यूज़ कर रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना जो है अपना आप कह सकते हो घुसने का कोशिश करता है, सभी जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है। और चाइना से फिलीपींस के जो रिलेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरे रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आसपास की कंट्रीज़ को जो है कब्जा उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो आप देख पाओगे ऑब्वियस ही बात है चाइना जो है जो डिस्प्यूटेड सी वाला एरिया है वहाँ पर घुस रहा है। ठीक है, तो अगेन आप लोग देख पाओगे जो फिलीपींस है उन्होंने संडे में एक्यूज़ किया चाइना को कि भाई यहाँ पर क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है ये। ठीक है, तो आप देख पाओगे लगभग इनके द्वारा बोला गया 200 मिलिशिया बोट्स जो है स्पॉट करी गई हैं इस डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी के अंदर। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर फिलीपीन और चाइना मिलकर लड़ते रहते हैं, ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा है। तो वहाँ उसी एरिया में यहाँ पर आप लोग देख पाओगे सम ऑफ दी ओवर 200 चाइनीज़ बोट्स मूव्ड एट विटसन रीफ साउथ चाइना सी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कम से कम 200 बोट्स आसपास यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया कि इसके द्वारा फिलीपींस के द्वारा कि ये सही नहीं है, चाइना अपना इंकर्शन कर रहा है, एक तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है, अटैक कर रहा है, कुछ भी आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी गई है। नाउ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है फिलीपीन ये भी कह रहा है कि जो चाइना को हम लोग बोल रहे हैं रुक जाओ, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम बात करें जो उनके मैरीटाइम राइट्स को ये वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, जो भी सॉवरेन टेरिटरी है उसको वॉयलेट कर रहा है। अगर ये चाइना इस तरीके के स्टेप उठाता है तो बोल भी रहे हैं लोग चाइना को रुक जाओ, लेकिन चाइना अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, कोई यहाँ पर उसकी तरफ से रिप्लाई नहीं है। उसके बाद देखोगे अभी हाल ही में क्या है, जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टन, ये इंडिया आए थे 3 दिन की विजिट पर, काफ़ी कुछ बातचीत करी गई है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में क्या क्या बातचीत करी गई है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये अचानक से अनअनाउंस्ड पहुँच गए ये अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में जाकर किस चीज़ के ऊपर बात करी गई है, पीस प्रोसेस को लेकर। तो अफगानिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप लोगों को मालूम है, एक तरफ अफगान सरकार है, दूसरी तरफ तालिबान है जो कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में इनके डिस्प्यूट चलता रहता है, साथ में कभी आज के टाइम तक अगर हम बात करें शांति बनी नहीं है। तो उसी चीज़ को लेकर चर्चा करी जा रही है। तो ये भी पहुँचे हैं, तो इन्होंने भी उसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करी है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे एडिटोरियल्स की तरफ, देखेंगे कौन कौन से एडिटोरियल हैं। 2-3 हैं हमारे एडिटोरियल जो कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे 4 एडिटोरियल हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एडिटोरियल आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर बात करी गई है जंक इनएफिशिएंसी के बारे में, स्क्रैपेज पॉलिसी जिसको आप लोग बोल रहे हो आज के टाइम पर, अभी हाल ही में न्यूज़ में था ना स्क्रैपिंग पॉलिसी वगैरह। देखो क्या है, हमारे जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा ये अनाउंस करा गया कि ये क्या करेंगे आज के टाइम पर, अभी जो टोल वाले बूथ होते हैं, ठीक है, टोल बूथ को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब टोल टैक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कटेगा, वो कैसे फास्ट टैग के थ्रू कटेगा ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में बातचीत हो रही है। अगर आप लोग इस स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हो तो वो तभी काम करेगी जब आप इंसेंटिव प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, जब तक सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करवाएगी तब तक कैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी काम करेगी। अब ये स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होती है, चलो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख पाओगे, देखो गाड़ी जब हो जाती है पुरानी, काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करने लगती है, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि हम लोग ये देखो कि अगर गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो क्या करेंगे, उस गाड़ी को स्क्रैप कर देंगे, कबाड़ खाने में डाल दिया जाएगा उस गाड़ी को। ठीक है, उसका फिटनेस टेस्ट वगैरह अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, पूरी तरीके से चेकिंग वगैरह करी जाएगी कि हाँ गाड़ी अब चलने लायक नहीं है, इससे एनवायरनमेंट के ऊपर खतरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है क्या करना पड़ेगा, जो कस्टमर है उसको नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब नई गाड़ी लेगा, अब मान लो स्क्रैपिंग पॉलिसी से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, स्क्रैपिंग पॉलिसी का बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ग्रो होगी। ऑब्वियस ही बात है, जिनकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, लगभग 20 साल हो चुके हैं, तो आप देख पाओगे जो व्हीकल ओल्डर हो चुके हैं 20 साल से, ठीक है 20 साल हो चुके हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेशन होने वाला है, एक फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो व्हीकल अनफिट होगा तो उस व्हीकल का दी एंड कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको नया व्हीकल लेने जाना पड़ेगा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो ऑब्वियस ही बात है ग्रो करेगी जब नया व्हीकल लोगे तो, है ना, इससे ये फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये स्क्रैपिंग पॉलिसी कैसे वर्क करेगी, ऐसे कोई यहाँ पर व्हीकल अपना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। इसको वर्क करने के लिए इसके पीछे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ढेर सारे इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। जब तक गवर्नमेंट इंसेंटिव्स नहीं देगी तब तक ये स्क्रैपिंग पॉलिसी काम नहीं करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो बताया गया है। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होती है मैंने आप लोगों को बता दिया। जो व्हीकल 20 साल से पुराना हो चुका है उनका टेस्ट होगा, अगर अनफिट होता है देन उसके बाद उसके ऊपर
काम करा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव्स वगैरह देने की बात कर रही है। देखो क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और जो है टैक्स वगैरह जो आप पे करते हो वो टैक्स में छूट मिल जाएगा। डिस्काउंट, अगर आप नया व्हीकल खरीदने जा रहे हो तो उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी बहुत सारी छूट मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आप लोग नया व्हीकल ला रहे हो तो उसकी स्क्रैपिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जो पेमेंट देनी है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरीके की चीज़ों पे यहाँ पर सरकार छूट देगी, जिससे आप लोग आराम से दूसरा जो है व्हीकल परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रैपिंग पॉलिसी का मतलब ये है बेसिकली। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यही बोला जा रहा है, जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो तभी वर्क करेगी जब इंसेंटिव्स कंबाइन करे जाएंगे टू द फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और भी बस यही है कि जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में पहले तो डिस्क्राइब करा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिटनेस यहाँ पे टेस्ट होगा, अगर फिटनेस टेस्ट खराब होता है, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर रही है तो उसके बाद आपकी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ओके, ना आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, एक प्यू रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा यहाँ पे रिसर्च करी गया, एनालिसिस लाया गया, जिसमें बताया गया कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी फैली है, गरीबी फैली है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉवर्टी राइज हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आर्टिकल तो छोटा सा है, लेकिन मैंने इसको पूरी तरह से जितना भी डेटा है आप लोग देख पा रहे हो, सारा का सारा डेटा मैंने निकाल कर इसको एक ही जगह इकट्ठा करके आपको एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में तैयार करके दे दिया है। आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हाल ही में एक प्यू रिसर्च सेंटर ने ये देखा कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। तो हम लोग इसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये है वर्ल्ड बैंक डेटा के ऊपर बेस्ड है। इंडिया की सिनेरियो देखें तो पॉवर्टी रेट है, पॉवर्टी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लगभग 9.7% से 2020 के अंदर ये पॉवर्टी रेट बढ़ा है। ठीक है, और जो पॉवर्टी है, जब पॉवर्टी रेट बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है गरीबी भी बढ़ी है। अगर हम 2011 से 19 तक देखें तो फिर गरीबी कम हो रही थी, लेकिन 2020 के बाद देखें तो ये जो पॉवर्टी है वो लगभग बढ़ चुकी है, जो गरीबी वो लगभग बढ़ चुकी है। 75 मिलियन पीपल तक यहाँ पे आप कह सकते हो पॉवर्टी के उसके अंदर दायरे में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब 75 मिलियन से इंक्रीज हुई है पॉवर्टी। ठीक है, इतने आए नहीं है, इससे इंक्रीज हुई है ये। उसके बाद अगर हम बात करें पुअर पीपल की, तो पुअर पीपल भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें पॉवर्टी बढ़ी है तो गरीब जो लोग हैं, गरीब लोग भी बढ़े हैं। पुअर पीपल को कैसे डिफाइन किया गया है, जिनकी इनकम लगभग $2 हो या फिर $2 से कम हो पर दिन, तो उनको डिफाइन किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये गरीब लोग भी बड़े हैं। और ये कैसे पता चला, क्योंकि जो MG नरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सरकार की स्कीम है जिसमें सरकार 100 डेज़ का आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट देती है, 100 डेज़ का रोज़गार प्रोवाइड करवाती है। तो इसके अंदर पार्टिसिपेंट बढ़ चुके हैं, और इससे यही पता चलता है कि हाँ भाई गरीबी बढ़ी है, तो फिर जाके इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हुए नजर आए। उसके बाद मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास कम हुए हैं। मिडिल क्लास कम हुए हैं मतलब कि लोग अमीर हुए हैं? नहीं भाई, जो और गरीब हुए हैं। तो आप लोग देख पाओगे क्या क्या हमने देखा, पॉवर्टी बढ़ी है, पुअर लोग बढ़ चुके हैं, मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो कम हुए हैं। पहले काफ़ी हुआ करते थे, अब श्रंक हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं आया, तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ चुके हैं, पॉवर्टी वाले ग्रुप के अंदर आ चुके हैं, लो इनकम ग्रुप में आ चुके हैं लोग, नीचे डाउन जा चुके हैं। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंच चुके हैं। जो पुअर वाले लोग थे वो और ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंच चुके हैं इस कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। रिच पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो रिचर पीपल भी लगभग गिर चुके हैं काफ़ी हद तक। रिचर पीपल को कैसे इंक्लूड करा गया है, लगभग जो 1500 रुपये दिन कमाते हो, तो इनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। 30% से यहाँ पर रिचर पीपल भी गिरते हुए नजर आए। नाउ ये तो हमने देखा इंडिया का डेटा। नाउ बात करें इंडिया को, कंपैरिजन करें चाइना से, तो कंपेयर करने पे ये पता चलता है चाइना काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो अनशेकन रही है, इसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं हुआ। इसका कोई ज़्यादा कोविड-19 का ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ा ही नहीं है, बहुत ना मात्र के बराबर जो है इसका इफेक्ट पड़ा है। अदरवाइज चाइना पूरी तरह से ग्रो करा है साल 2020 में, जिसने कोरोना फैलाया है उसी में ही जो है इकोनॉमी ग्रो हुई है। एक लौती पूरे दुनिया में कंट्री ऐसी चाइना थी जो 2020 के अंदर भी जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद पॉवर्टी रेट के बारे में बात करें तो पॉवर्टी रेट भी इंक्रीज़ हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने सारा डेटा डाल दिया है, कितने कितने परसेंट से क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, देखो ये चाइना का डेटा बताया जा रहा है, पॉवर्टी रेट इंक्रीज़ हुआ है, पुअर पीपल भी थोड़े बहुत इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। सॉरी, हम लोग चाइना का नहीं देख रहे, ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं। ठीक है, चाइना में तो हमने बात कर ली कि चाइना की इकोनॉमी अनशेकन है। तो अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो पूरे दुनिया में पॉवर्टी रेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया के अलावा बहुत सारी अफ्रीकन नेशंस हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं।
उसके बाद पुअर क्लास के बारे में बात करें तो पहले 672 मिलियन हुआ करते थे, नाउ ये बढ़कर 803 मिलियन हो चुके हैं। ये भी पुअर क्लास लोग भी इंक्रीज हो चुके हैं। मिडिल क्लास लोग भी यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो चुके हैं, और जो बाकी हैं डिक्रीज़ होकर मतलब कहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये लोग नीचे वाले एरिया में और नीचे डाउन पहुँच चुके हैं, पॉवर्टी लाइन में पहुँच चुके हैं। रीज़न क्या क्या दिया गया? रीज़न दिया गया है जो लॉकडाउन है उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, बिजनेस शट हुए हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों की इनकम डाउन हो चुकी है, इंडियन इकॉनमी पूरी तरह से रिसेशन में थी। ठीक है, इसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। नाउ अगर हम बात करें भारत कौन कौन से स्टेप उठा रहा है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो आप देख पाओगे जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज है, ये भी हमारी हेल्प कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये भी हमारी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, जिससे हम लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा ना कि ये एक दो आर्टिकल हैं जिनको मुझे कल डिस्कस करना है। एक तो मैंने ये वाला आर्टिकल सोचा है, इसको मैं कल डिस्कस करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेलिंग की ज़रूरत है, और जो है ये वीडियो मुझे पता था लंबा होगा क्योंकि हम कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। तो फिर इस वाले आर्टिकल को मैं कल डिस्कस करूँगा, बाकी हम लोग आर्टिकल्स देख लेते हैं। एक ये वाला आर्टिकल अपना रह गया है। क्या बात करी जा रही है आज के टाइम पर? अगर हम बात करें तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आना पसंद करेंगी। इंडिया में FDI ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज है वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होगा कंपनीज के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, तो ये कंपनीज ज़्यादा पसंद करेंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ पढ़ना है। 4 रीजंस दिए गए हैं कि क्या किस किस रीजन की वजह से जो है ये कंपनीज, वाई मल्टीनेशनल कंपनीज ये इंडिया को पसंद करती हैं, इंडिया को अपना ग्रोथ मानती हैं। कैसे? सबसे पहले इंडिया की पॉपुलेशन आप देखोगे काफ़ी तेज़ी की, काफ़ी ज़्यादा है पॉपुलेशन। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग भी ज़्यादा हैं, तो पॉपुलेशन सबसे बड़ी मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख पाओगे दूसरा, US और चाइना के बीच में जो है ये कंपटीशन चलता रहता है। US और चाइना के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। इंडिया अलग है, तो इंडिया इज़ फाइनली गेटिंग अ सीरियस अबाउट अट्रैक्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इंडिया पे अगर हम बात करें तो इंडिया क्योंकि US चाइना में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, तो इंडिया जो है काफ़ी सारे कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर एक डिजिटल कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे सस्ता मोबाइल डेटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे बताया गया कोविड-19 पेंडेमिक को इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल किया। इस कोरोना वायरस से बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग लड़ते हुए आए हैं। अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहा है। तो ये कुछ 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनीज हमारे कंट्री के अंदर आना पसंद करती हैं, ये यहाँ पर बात करी गई है और पसंद करेंगी आने वाले टाइम पे भी। नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे, तो ये वाला आर्टिकल मंडे, आज रीडर का एडिटर है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है ये वाला। इसमें बोला है हाउ टू ट्रीट अनपेड वर्क, यानी कि किस तरीके से, मतलब महिलाओं को बोला गया है, जैसे कि महिलाएं आज के टाइम पर बहुत सारे काम करती हैं जो कि अनपेड हैं, घर पे सबका ख्याल रखना वो अनपेड वर्क है, जो भी डोमेस्टिक काम है। तो हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग कैसे उसको आज के टाइम पर रिकग्निशन दे सकते हैं? तो आप देख पाओगे बहुत सारी तरीके हैं जो आज के टाइम पर वेमेन का बर्डन है घर पर, ठीक है, उसको रिड्यूस करा जाता है भारत सरकार के द्वारा। कैसे? तो आप देख पाओगे सबसे पहले जो वेमेन है हर जगह पर उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन देखने को मिलता है, चाहे वो जॉब्स पर जाएं या फिर उसके बाद अनपेड काम करें। घर पर जो डोमेस्टिक सर्विसेज जितने भी घर पे काम होता है उसके बदले में कोई पैसा मिलता है उनको? नहीं मिलता। ठीक है, तो आप देख पाओगे, और ना ही उनको पैसा मिलता, ना ही जो उनका वर्क है वो कोई नेशनल लेवल पर काउंट करा जाता है, ना किसी नेशनल पॉलिसीज़ के अंदर आता है, ना किसी डेटाबेस के अंदर विजिबल किया जाता है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे अगर नेशनल लेवल पर रिकग्नाइज किया जाए उन उन जो भी वर्क कर रही है उनको, एक आप कह सकते हो कि हाँ भाई एक बहुत बड़ा योगदान है, इनको पॉलिसीज़ में ऐड किया जाए तो भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। उसके बाद देख पाओगे लगभग 24 घंटे तक की इनकी जॉब, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी प्रमोशन, बिना किसी रिटायरमेंट से लगभग जो है घर वालों की ख्याल रखते रहना, ये एक अनपेड काम है। और इसमें आप लोग देख पाओगे एक बहुत, सोसाइटी ने भी काफ़ी बड़ा इसमें एक जेंडर इनइक्वालिटी कर दी है। हम लोग क्या करते हैं, वेमेन को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, वेमेन घर के काम के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। एक तो सोसाइटी ने भी, समाज ने भी जो है ये सारी चीज़ें ऐसी बना दी हैं, और जिसकी वजह से आज के टाइम पर जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, यानी मेल और फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप लोग देख पाओगे यहाँ पर क्या क्या बताया गया कि अगर हम लोग जो वेमेन, बहुत सारी ओल्डर वेमेन है, उनको पेंशन देंगे तो वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बहुत ही बेटर आइडिया है, हम लोग पे भी करते हैं बहुत सारी वेमेन को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार क्या कर सकती है अनपेड वर्कर के लिए,
सबसे पहली चीज़ तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो नेशनल पॉलिसीज़ वगैरह जितना भी एक नेशनल लेवल पर उनको डेडिकेट कर तो करो। हाँ भाई, यहाँ पर इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, वेमेन का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग वेमेन की कहीं बात ही नहीं करते हैं, उनको हमेशा पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग इस चीज़ के बारे में हमें बताना चाहिए पूरे नेशन में। और उसके बाद आप देख पाओगे हम लोग किस तरीके से वेमेन का बर्डन कम कर सकते हैं। सबसे पहले उनको हम लोग काफ़ी जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर फ्यूल दे सकते हैं, बेटर फ्यूल फॉर कुकिंग दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। वाटर दे सकते हैं घरों में जिससे उन्हें परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड केयर दे सकते हैं, चाइल्ड केयर ऑफ द डिसेबल्ड एंड केयर ऑफ द क्रॉनिकल सिक। यहाँ पे अगर कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है तो यहाँ पे उसको चाइल्ड केयर दिया जा सकता है, ठीक है। सॉरी, चाइल्ड केयर दिया जाएगा या फिर केयर ऑफ द डिसेबल्ड दिया जाएगा, यानी एक तरीके से हम लोग केयर कर सकते हैं। हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव करके हम लोग ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मेंशन नहीं है, हम लोग वेमेन की सेफ्टी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को मेल को भी यहाँ पे रिकग्नाइज़ करना है कि हाँ, सारे काम वेमेन के लिए नहीं बने हैं, मेल के लिए भी बने पड़े हैं, मेल भी यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि हाँ बच्चे का ध्यान मेल नहीं रख सकता? मेल भी तो रख सकता है, घर का काम मेल नहीं कर सकता, मेल भी तो कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग अवेयरनेस दे सकते हैं, जिससे कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी कम होती हुई नजर आएगी। तो ये है, इस तरीके के स्टेप जो है सरकार उठा सकती है जो कि अनपेड वर्क को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।